नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भगदड़ का मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की मांग की गई है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याचिका में वीवीआईपी मूवमेंट को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। महाकुंभ जाने के लिए वीवीआईपी पास रद्द किया गया है। वकील विशाल तिवारी ने दायर की है याचिका। भगदड़ के बाद रेलवे का ये बड़ा फैसला। रेलवे ने प्रयागराज जाने वाली 12 ट्रेनें रद्द कर दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आवाज उठाई गई है। वीवीआईपी जो कल्चर है उसको रद्द करने की मांग की गई है। भगदड़ का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की मांग की गई है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में वीआईपी मूवमेंट को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। वीआईपी कल्चर को पूर्णतः रद्द करने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दायर की है। भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन की तरफ से भी एक अहम फैसला लिया गया। रेलवे ने प्रयागराज जाने वाली 12 ट्रेनें रद्द कर दी है। तो लगातार महाकुंभ को लेकर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो महाकुंभ में भगदड़ हुई है वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दायर की है। यात्रियों की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर ये तमाम मांग की गई है। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की मांग करते हुए नजर आए हैं विशाल तिवारी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में वीआईपी मूवमेंट को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। वीवीआईपी कल्चर को लेकर विपक्ष भी लगातार प्रशासन पर निशाना साध रहा है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और अब वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की मांग की गई है, प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी के द्वारा उन्होंने ये याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है और सुरक्षा और सुविधा की मांग की गई है। श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इस याचिका में वो तमाम मांग करते हुए विशाल तिवारी नजर आए हैं। तो वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दायर की है। भगदड़ का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की मांग की गई है। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की मांग की गई है। लापरवाही बरतने वाली जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग इस याचिका में की गई है। महाकुंभ जाने के लिए वीवीआईपी पास रद्द किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दायर की है। याचिका में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में अमृत स्नान के पहले भगदड़ की जो घायल हुए और करीब कई दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस मामले में ये योगी सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया, यहाँ की व्यवस्थाओं को बदला, वीआईपी कल्चर भी खत्म कर दिया। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से वकील विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर की है, इससे कहीं न कहीं योगी सरकार की टेंशन भी बढ़ सकती है। अगर बात करें विशाल तिवारी की याचिका की, तो याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और साथ ही साथ जो हादसा हुआ है इसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए और इसके अलावा सुरक्षा इंतजामों और दिशा निर्देशों की समुचित जानकारी दी जाए। और खास बात यह है कि विशाल तिवारी ने यह भी मांग किया है कि जो वाहन अंदर तक प्रवेश करते थे वीआईपी कल्चर में, उनको भी पूरी तरह से बंद किया जाए। और इसके अलावा हिंदी भाषा के साथ साथ जो है अन्य भाषाओं में भी अनाउंसमेंट की
सुविधा दी जाए, जिससे जो श्रद्धालु बाहर के आए हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, उनको भी किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। और हिंदी भाषी के लोगों को जिस तरह से सुविधा मिल रही है, ऐसी सुविधाएं अन्य राज्यों के जो तमिल भाषा के हैं या गुजराती भाषी के लोग हैं, उनको भी व्यवस्था की जाए। और इसमें अहम और खास बात यह है कि कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोला जाए, जिसमें भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है। और वहीं जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट सीमित करने की मांग भी की गई है। और इसके अलावा तो महाकुंभ में हादसा के जिम्मेदार जो भी अफसर हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर भी जो है एक मांग की गई है याचिका में। हालांकि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में क्या सुनवाई करता है, या देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से विशाल तिवारी जो अधिवक्ता है, उन्होंने याचिका दायर करते हुए कई बिंदुओं पर सुनवाई करने की मांग उठाई है। जी सुशील, बिल्कुल, दोबारा से ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर अब वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही है, कब इस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी? आसिफ, देखिए, अभी फिलहाल जो पहले की घटना है, दूसरे अमृत स्नान के कुछ ही घंटे के पहले भगदड़ मची थी, जिससे 30 लोगों की मौत हुई थी और करीब 60 लोग घायल हुए थे। यह मामला अभी जो है ताजा है मामला। और अगर बात करें इस मामले को लेकर, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, साथ ही साथ मृतकों के परिवारी जनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आज ही प्रमुख सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को विस्तृत रिपोर्ट इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों अफसर भी पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ योगी सरकार ने वीआईपी कल्चर से पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वीआईपी पास पूरी तरह से निरस्त माना जाएगा। और इसके अलावा 2 अनुभवी आईएएस अफसरों को कुंभ मेला संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें आशीष गोयल और चंद्रभानु गोस्वामी हैं। यह दोनों आईएएस अफसरों ने 2019 के कुंभ को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराया था, इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी है। साथ ही साथ घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा अहम बात यह है कि जो भी मृतक हैं, उनके शवों को अच्छे ढंग से पहुंचाने और घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। और याचिका जो है जिस तरह से दाखिल की गई है, अब इस मामले में अगले हफ्ते मामले की सुनवाई हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के पहले ही सभी व्यवस्थाओं को योगी सरकार ने दुरुस्त कर लिया है। यहाँ मेला की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई है। ऐसा हादसा दोबारा न हो, इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाई, यह हादसा और भी भयावह हो सकता था, तस्वीरें और भी भयावह हो सकती थी। काफी मशक्कत के बाद और काफी जल्दी पूरे हालात पर काबू पा लिया गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भगदड़ मची, 30 लोगों की मौत हुई, करीब 60 लोग घायल हुए और रात में ही सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर ली गई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर अपने दिल्ली चुनावी दौरे को रद्द भी कर दिया और पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव मनोज सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग किया और यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से दुरुस्त की गई। तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने दूसरे अमृत स्नान का हिस्सा बने और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं थी उससे दुरुस्त हो जाने के चलते कहीं न कहीं जो श्रद्धालु थे उन्होंने बड़े आसानी के साथ ही कुंभ में स्नान किया। और जिस तरीके से अगर महाकुंभ का क्षेत्र की बात करें, प्रयागराज का क्षेत्र की बात करें, तो अगल बगल के जो भी स्थित है, चाहे अयोध्या स्थित, सुल्तानपुर स्थित या प्रतापगढ़, चित्रकूट,
इन सभी कप्तानों ने डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर राज्य मेहनत किया। जो जाम लगा था, भीषण जाम था, करीब 10-10 किलोमीटर का जाम था, यह जाम भी हटवाया गया और साथ ही साथ जो लोग फंसे थे उनको भोजन पानी की भी व्यवस्था योगी सरकार ने कराया। तो यह कहा जा सकता है कि यह हादसा महज एक हादसा था जिसे कंट्रोल कर लिया गया समय रहते, नहीं तो कई जाने जा सकती थी और अफरा तफरी का जो माहौल था उस पर पूरी तरह से योगी सरकार ने काबू जिस किया है। संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, संगम नोच पर जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी उसे बेहद बहुत जल्दी में ही कंट्रोल कर लिया गया और ऐसे में ये हादसा और भी भयावह हो सकता है। प्रशासन की तत्परता से इस पर काबू पा लिया गया है और अब हालात कंट्रोल में है क्योंकि वीवीआईपी पास रद्द कर दिया गया है और लगातार इस कल्चर को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है इसको लेकर। कहीं न कहीं साधु संतों में भी असंतोष था, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार वीआईपी कल्चर खत्म करने और व्यवस्था सुधार करने की मांग करती चली आ रही है। सपा प्रमुख कई बार इस मुद्दे को उठा भी चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इस पर पोस्ट करते हुए, और जिस तरीके से अब वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, जो एकल मार्ग था उसे भी खोल दिया गया है क्योंकि यह हादसा कहीं न कहीं भीड़ बढ़ने की वजह से हुआ है और कुछ रूट संगम नोट पर बिल्कुल आसिफ जांच की जा रही है और जांच की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से भी एक अहम फैसला लिया गया है। 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जो कि प्रयागराज जाने वाली थी। पटरी पर लाने के लिए चंद घंटे ही कहा जा सकता है कि चंद घंटे ही लगे। एक तरफ जहां योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई, वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने भी बड़ा फैसला किया। दर्जन भर से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि जिस तरह से ट्रेनों के जरिए भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ पहुंच रही थी, इससे भी कहीं न कहीं समस्या पैदा हो सकती थी। अगर बात करें अयोध्या, कुंभ और वाराणसी में श्रद्धालुओं के पहुंचने की, तो यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो भीड़ का आंकड़ा है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मौनी अमावस्या पर जिस तरह से भीड़ पहुंची थी, इसको लेकर अब ट्रेन भी निरस्त की गई है। रेलवे अधिकारियों ने बड़ा अहम फैसला लिया है कि इस तरीके से कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। इससे महाकुंभ में शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिल्कीपुर के दौरे पर है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विधानसभा क्षेत्र में 2 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। तो विद्या मंदिर कॉलेज में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। डिप्टी सीएम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लेंगे भाग। 2 बजे से केरला पब्लिक स्कूल इनायत नगर में होगा ये कार्यक्रम। तो विधानसभा क्षेत्र में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मिल्कीपुर के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा में 2 कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो मिल्कीपुर का ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनावी ताल ठोका जा रहा है, चुनावी हुंकार भरा जा रहा है और आज मिल्कीपुर के दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे। 2 जनसभा में वो भाग लेंगे। डिप्टी सीएम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। विधानसभा क्षेत्र में 2 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 2 बजे से केरला पब्लिक स्कूल में जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में ये लेंगे भाग। विद्या मंदिर कॉलेज में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मिल्कीपुर के दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मिल्कीपुर के दौरे पर रहेंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे, साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में वो भाग लेते हुए नजर आएंगे। मिल्कीपुर का ये उपचुनाव और बेहद दिलचस्प हो चला है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से पारसी बिरादरी पर दांव लगाया गया है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से अजित प्रसाद को उतारा गया है चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से सूरत चौधरी पर इस बार मुहर लगाया गया है और तीनों ही प्रत्याशी पार्टी समुदाय से आते हैं। दलित समुदाय को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है, वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या इस बार पार्टी समुदाय बिखरता है या फिर एकजुट होकर वो वोट देता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों में बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद की कार्यवाही से पहले सर्वदलीय बैठक, कल से संसद का बजट सत्र होगा शुरू। 2 चरणों में बांटा गया है बजट सत्र। पहला चरण कल से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। तो संसद की कार्यवाही से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। संसद की कार्यवाही से पहले ये बजट सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और 2 चरणों में बजट सत्र बांटा गया है। कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 2 चरणों में इस सत्र को बांटा गया है। पहला चरण कल से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं संसद की कार्यवाही से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और इस बजट को लेकर विपक्षी दल भी आक्रामक तेवर में नजर आ सकता है। तो पहला चरण कल से शुरू होने वाला है जो कि 13 फरवरी तक चलेगा और बजट सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जो कि बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। संसद की कार्यवाही से पहले इस बैठक को बुलाया गया है। इस बैठक में तमाम दिग्गज सांसद मौजूद रहेंगे। पहले सर्वदलीय बैठक होगी और फिर बजट सत्र शुरू होगा जो कि कई मायनों में बेहद अहम होने वाला है। 2 चरणों में इस बार बजट सत्र को बांटा गया है। पहला चरण कल से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने वाला है। तो बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद की कार्यवाही से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, कल से बजट सत्र की शुरुआत होनी है लेकिन उससे पहले सदन की कार्यवाही से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की शुरुआत कब से होगी, कितने बजे से बैठक बुलाई गई है, कौन कौन इस बैठक में भाग लेने वाला है? बिल्कुल बताते हैं जिस तरीके से जो है कल बजट की जो है शुरुआत होने वाली है तो उसको देखते हुए जो है सर्वदल की जो बैठक है वो बुलाई गई है। बैठक में तमाम जो है वित्त मंत्री के साथ लगातार बैठक होगी और साथ ही भी ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बजट शुरू हो रहा है तो बजट को लेते हुए पहले ही बैठक में जो है तमाम मंत्री बुलाए गए हैं जो बैठक में रहेंगे और साथ जो यहाँ पर कोई तरीके से जो है देखा जा रहा है लगातार जो बजट है वो बजट पेश होना है क्योंकि जनता के हित की बात की कमी है तो उसको देखते हुए तो यहाँ पर कल बजट पेश होगा तो उससे पहले सर्वदल की जो बैठक है वो बुलाई है। बिल्कुल, 2 चरणों में इस बार बजट होने वाला है। कितना खास इस बार का बजट होगा नितिन? देखिए बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से बजट में काफी कुछ जो है खास देखने को भी मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बजट को लेकर जो कल पेश यहाँ पर किया जाएगा तो बजट में लगातार तमाम ऐसे मुद्दे भी होंगे, किसानों की भी बात होगी, चाहे वो किसी प्रकार की बात हो वो जो है पूरी तरीके से देखा जाएगा और लगातार बजट में जो है काफी अहम मुद्दे भी उठाए जाएंगे। बिल्कुल, 2 चरण में इस बार बजट सत्र को बांटा गया है और सदन की कार्यवाही से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। पहला चरण कल से शुरू होने वाला है और 13 फरवरी तक चलेगा। नितिन, क्या कुछ खास रहने वाला है कल की कार्यवाही में? देखिए बिल्कुल बता रहे कि सदन से पहले लगातार जिस तरीके से जो है बजट पेश किया जाएगा तो उससे पहले सर्वदल की जो बैठक है वो बैठक में जो है तमाम काफी आज बजट है उस बाद बजट लगातार जो है किसानों के हित की बात होगी या फिर तमाम ऐसी चीजें हैं उन चीजों में लगातार जो है पेश यहाँ पर किया जाएगा और लगातार देखा जा रहा था कि बजट में जो है तमाम ऐसी चीजें थी जिस तरीके से जनता के हित को लेकर यहाँ पर लोग परेशान थे तो उस बजट में जो है कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जनता के लिए कुछ खास सौगात भी मिल सकती है, बजट में राहत होती है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जो कि कई मायनों में बेहद अहम है। नितिन, तो पहला चरण कल से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने वाला है।
बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सदन की कार्रवाई से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पहले सर्वदलीय बैठक होगी, उसके बाद कल से संसद में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 2 चरणों में इस बजट सत्र को बांटा गया है। पहला चरण कल से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा और इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी है। लगातार विपक्ष इस बजट सत्र को लेकर बैठक भी कर रहा है। कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो कि पहला चरण 13 फरवरी तक चलने वाला है। संसद की कार्रवाई से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में हुई मौत से बलिया में भी 4 लोगों की मौत हो गई है, जो अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फेफना थाना क्षेत्र के ग्राम नसरीबाद की रहने वाली मां बेटी की मौत हो गई है, जबकि नगरा थाना क्षेत्र के ग्राम चचया के 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। भगदड़ के दौरान भाभी और भतीजी की मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि डेड बॉडी पहुंची। वहीं थाना फेफना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नसीराबाद के मृतक मां बेटी का शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। भैया और भाभी और माता जी गए थे स्नान करने के लिए। अब भतीजी थी, भाग दौड़ के दौरान हम लोग दबा गए हैं, हम लोग की मृत्यु हो गई। भाभी का और भतीजी का कल 7 बजे फोन आया था उधर से, बोली है कि उधर। वहीं सुल्तानपुर में सोमवार की रात पुलिस के दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमले के मामले में आखिरकार सफलता मिल गई है। बीती रात मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है, जबकि तीसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पैर में गोली लगने से घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस विधिक कार्यवाही में जुट गई है। दरअसल बीते सोमवार को पुलिस विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब कुड़वाड़ थाने में तैनात दरोगा राम बाबू और अनूप तिवारी पर प्रतापपुर गांव के पास बदमाशों ने हमला बोलकर उन्हें घायल कर दिया था। वहीं घायल दरोगा को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से ही पुलिस सरगर्मी से आरोपी बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।